एक तीर से दो शिकार। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इस एक्सरसाइज में कोई शॉर्ट क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में से आएगा। 90% चांस इन्हीं के हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, अरे क्या हाल चाल। जबरदस्त हो। आज फिर से एक नई वीडियो में एक नए अंदाज के साथ और एक नई लुक के साथ हाजिर हुआ हूँ। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा मकसद क्या है? साथी, हमारा मकसद ये है कि ये 75 नंबर की मैथ है। जी जी जी। और 75 में से सर जी हमने 75 ही लेने हैं, ये हमारा मकसद है। बिल्कुल बिल्कुल, बात ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट पढ़ें जरा। फ्रॉम फॉलोइंग मैट्रिक्स द सेल मैट्रिक्स में, अब ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है, आपके क्वेश्चन नंबर 1 में काफी मैट्रिक्स हैं। वो ये कह रहा है द सेल मैट्रिक्स में आइडेंटिफाई शिनाख्त करें यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। वो कहते हैं आप शिनाख्त करें कि ये जो मैट्रिक्स है ये यूनिट मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है या फिर कॉलम है, अरे भाई या फिर नल मैट्रिक्स है। ये कौन सा मैट्रिक्स है ये हमने बताना है। हम कैसे बता सकते हैं? अरे स्टूडेंट्स, आपको ये तो नहीं लग रहा कि मैंने बाल छोटे करवा लिए हैं? अरे नहीं, बाल मेरे छोटे नहीं हैं, बाल मेरे बड़े ही हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं ये कह रहा था कि हमें जब यूनिट, रो, कॉलम, इन मैट्रिक्स का पता होगा, इनकी डेफिनेशन का पता होगा, तो फिर ही हम बता सकते हैं ना ये कौन सा मैट्रिक्स है। तो आज पहले हम ये समझ लें यूनिट मैट्रिक्स क्या होते हैं एंड दिस 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 ये वाले मैट्रिक्स क्या होते हैं। आज वो समझते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, जब भी आप मेरी वीडियो देखना चाहें, आप क्लास एक्सरसाइज लिखने के बाद मेरे चैनल का नाम लिखा करें जीएस मैथ वाला पीके, तो आपको टॉप पे मेरी वीडियो मिल जाया करेगी। स्टूडेंट्स, अब हम बारी बारी देखते हैं इन मैट्रिक्स की डेफिनेशन। जी, तो सबसे पहले देखें रो मैट्रिक्स क्या होता है। नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है रो के बारे में कुछ है। रो पता है ना क्या होता है? अगर आपने पीछे वाली एक्सरसाइज नहीं समझी तो पहले वो समझ लें। हाँ जी, फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं भी समझी तो भी क्लियर हो जाएगा। रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है, अ मैट्रिक्स हैव ओनली वन रो। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ वन रो हो, जिसको सिर्फ एक रो हो, उसे इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, उसे रो मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे कि ये वाला देखें, अब इस मैट्रिक्स में कितनी रो है? रो कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, सीधी लाइन को कहते हैं रो। अब इसमें कितनी रो है? साथी, इसमें एक ही रो है। बिल्कुल, ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें एक रो है, तो इसे हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। अब एग्जाम्पल में देखें, अगर एग्जाम्पल में ये लिखूं 2 3, तो ये वाला जो मैट्रिक्स है क्या ये रो मैट्रिक्स है? तो इसमें देखें कितनी रो है? ओनली वन रो होनी चाहिए। तो इसमें देखें एक रो है, जब एक रो है तो इसे हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। अब एक और एग्जाम्पल जरा देखें, अगर मैं ये कहूं कि ये वाला क्या रो मैट्रिक्स है, इसमें कितनी रो है? इसमें एक दो रो है, इस मैट्रिक्स में दो रो है, क्या ये रो मैट्रिक्स है? नहीं, ये रो मैट्रिक्स नहीं है। सिर्फ एक रो होगी तो उस मैट्रिक्स को कहेंगे रो मैट्रिक्स। अब आ जाए कॉलम मैट्रिक्स पे। अब मैट्रिक्स है ओनली वन कॉलम, नाम से ही जाहिर हो रहा है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम हैव ओनली वन कॉलम, जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। क्या बात है! क्या ये स्टूडेंट्स कॉलम मैट्रिक्स है? इसमें कितने कॉलम है? इसमें एक दो तीन कॉलम है। अगर तीन कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स नहीं है, ओनली वन कॉलम होना चाहिए। एग्जाम्पल लिखता हूं, तो ये देखें क्या ये कॉलम मैट्रिक्स है? तो हम ये देखेंगे इसमें कॉलम कितने हैं। इसमें सिर्फ एक कॉलम है, तो अगर इसमें एक कॉलम है तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका एक कॉलम हो उसे कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स जी। रो भी क्लियर हो गया, कॉलम भी क्लियर हो गया। अब जी नल मैट्रिक्स। अब नल मैट्रिक्स का एक और नाम है, इसे जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? जीरो मैट्रिक्स। अब इसकी डेफिनेशन है, इफ ऑल इंट्रीज क्या होता है? ये जो हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट होते हैं ना, एलिमेंट का दूसरा नाम है इंट्रीज, इनको इंट्री भी कहते हैं।
इफ आर इंट्रीज, अगर सारी की सारी इंट्रीज, अगर सारे के सारे एलिमेंट आर जीरो जीरो हो, उसे कहेंगे नल मैट्रिक्स। जी, सारे के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। एग्जाम्पल में जरा देखें, एक मैंने ये मैट्रिक्स लिखा है, क्या ये मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है? तो हम देखेंगे ऑल इंट्रीज जीरो होनी चाहिए, सारे के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। जी, सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो इसे ही हम कहेंगे नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। अगर एक भी ऐसा एलिमेंट मिल गया जो जीरो नहीं है, जैसा कि ये वाला, क्या अब ये नल मैट्रिक्स है? अब ये नल मैट्रिक्स नहीं है। उसने कहा है ऑल इंट्रीज, ऑल एलिमेंट जीरो होने चाहिए, इसमें ऑल एलिमेंट ये जीरो नहीं है। जब ये जीरो नहीं है तो अब ये मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स नहीं है। जी, तो नल मैट्रिक्स के लिए सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। साजी क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, आगे चलें। जी, ये देखें जी, इंटरेस्टिंग यूनिट मैट्रिक्स, ये वाला यूनिट मैट्रिक्स। अब यूनिट मैट्रिक्स का एक दूसरा नाम भी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जी, ये क्या होता है? इफ ऑल मेन डायगोनल एलिमेंट, अगर तमाम मेन डायगोनल एलिमेंट आर वन वन हो। अब मेन डायगोनल एलिमेंट क्या होता है? अरे एग्जाम्पल पहले मैं मैट्रिक्स लिख दूं, लो जी स्टूडेंट, अब ये मैंने मैट्रिक्स लिखा है, ये मैट्रिक्स है, ये वाले एलिमेंट होते हैं। हाँ जी, अब ये जो हमारे पास होते हैं ना, ये वाले, इन्हें कहते हैं मेन डायगोनल एलिमेंट, इन्हें कहते हैं मेन डायगोनल एलिमेंट। ओके हो गया, इसे कहते हैं मेन डायगोनल। उसने कहा इफ ऑल मेन डायगोनल एलिमेंट आर वन, अगर मेन डायगोनल एलिमेंट वन है ना, देखना ये मेन डायगोनल एलिमेंट वन है, यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन है, बिल्कुल मेन डायगोनल एलिमेंट वन होने चाहिए। एंड और दूसरी बात, नॉन डायगोनल एलिमेंट, जो नॉन डायगोनल ये बाकी जो बात गए हैं, ये जो बाकी बात गए हैं नॉन डायगोनल है, ये वाले जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो जीरो होने चाहिए। नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है, बिल्कुल जीरो है, तो ऐसे मैट्रिक्स को इज कॉल्ड, इसे हम यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। बस दो बातें इसमें देखनी है कि मेन डायगोनल एलिमेंट में वन आना चाहिए और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो जीरो होना चाहिए, तो उस मैट्रिक्स को कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या मैं अगर ये कहूं कि ये वाला जो मैट्रिक्स है, क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? तो मेन डायगोनल में स्टूडेंट्स वन होना चाहिए। अब यहाँ पे तो टू है, वन नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स नहीं है, यहाँ पे वन होना चाहिए। जी, तो ये सिंपल सी बात है। अगर एक और मैट्रिक्स लिख लूं, अरे एक और मैट्रिक्स मैं लिख देता हूं 1 1 0 2। अब क्या ये मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स है? तो मेन डायगोनल एलिमेंट में वन होना चाहिए, बिल्कुल वन है, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है आर जीरो, वो जीरो होना चाहिए। यहाँ जीरो है लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं है, यहाँ भी अगर जीरो होता ना फिर ये हमारे पास मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स होना था। अब यहाँ पे जीरो नहीं है तो इसका मतलब ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स नहीं है। जी, तो ये इंटरेस्टिंग बातें हैं, इंटरेस्टिंग बातें हैं। आज जी अब हम क्वेश्चन करते हैं, इसको मैं जरा रेज करूं। तो जी स्टूडेंट्स, अब देखें दोबारा स्टेटमेंट पढ़ें, फ्रॉम फॉलोइंग मैट्रिक्स दर्ज मैट्रिक्स में आइडेंटिफाई करना है यूनिट मैट्रिक्स को, रो मैट्रिक्स, कॉलम एंड नल। हमने ये बताने हैं कि ये मैट्रिक्स कौन से हैं। पहला देखें, ये वाला मैट्रिक्स आपने बताना है क्या ये यूनिट मैट्रिक्स है, रो है, कॉलम है या नल मैट्रिक्स है। तो देखें ये हमारे पास स्टूडेंट्स, अगर एक ऐसा का मैट्रिक्स जिसमें वन रो हो, जिसमें एक रो हो, उसे कहते हैं रो मैट्रिक्स। तो इसका मतलब ये जो है ना, इसका आंसर जो है ए वाले मैट्रिक्स का, इसका नाम जो है, इसका जो आंसर है वो रो मैट्रिक्स है। बस ये इसका नाम क्या है, रो मैट्रिक्स। अब बी वाला, ये वाला मैट्रिक्स कौन सा है, देखें जरा। तो देखें इसमें जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं सारे के सारे जीरो है, एक एलिमेंट है जीरो है। अगर ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हो तो उसे कहते हैं नल मैट्रिक्स। तो इसमें सारे एलिमेंट जीरो हैं तो हम इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे नल मैट्रिक्स। ओके सर जी, एक और बात, इसमें देखें रो कितनी है। सर जी इसमें एक रो है,
एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो, जिसमें वन रो हो, उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसका मतलब ये रो मैट्रिक्स भी, अरे क्या बात है, अरे क्या बात है, ये रो मैट्रिक्स भी है स्टूडेंट्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें वन कॉलम हो, सिर्फ एक कॉलम, इसमें कॉलम कितने साथी, इसमें एक ही कॉलम है। तो अगर इसमें एक कॉलम है तो इसे कॉलम मैट्रिक्स भी कहेंगे। जी जी जी, ये कॉलम मैट्रिक्स भी है, तो हम इसे कॉलम मैट्रिक्स भी लिखेंगे। तो ये स्टूडेंट कॉलम मैट्रिक्स भी है। आपकी बुक में सिर्फ ये आंसर है कि नल मैट्रिक्स है, बाकी ये रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है, क्योंकि ये मैट्रिक्स रो और कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन पे पूरा उतर रहा है, तो इसलिए ये रो और कॉलम भी है। हाँ, नल मैट्रिक्स भी है। ओके, हो गया। अब आ जाए सी वाले पे। ये मैट्रिक्स कौन सा है? ये रो भी नहीं है क्योंकि इसमें एक रो नहीं है, ये कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं है जी, ये जीरो, ये नल मैट्रिक्स भी नहीं है। नल मैट्रिक्स में सारे जीरो होने चाहिए, यहाँ पे जीरो नहीं है। तो ये हमारे पास क्या बचा फिर? यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल एलिमेंट वन हो, देखें यहाँ पे वन है, और डायगोनल के अलावा ये वाले एलिमेंट जीरो होने चाहिए, तो वाकई जीरो है, तो ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स है। अरे स्टूडेंट बात क्लियर है? अरे सर जी बहुत क्लियर है। अरे यही उम्मीद थी मुझे, यही उम्मीद है मुझे। डी वाला मैट्रिक्स, ये कौन सा मैट्रिक्स है? इसमें सारे जीरो आ गए हैं, तो स्टूडेंट्स ये वाला नल मैट्रिक्स है। ओके, हो गया। ई मैट्रिक्स, ये कौन सा है? सर जी इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें वन कॉलम हो, एक ही कॉलम हो, उसे कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा भी एफ वाला मैट्रिक्स, अरे सर जी एफ में भी देखें एक ही कॉलम है, अरे सर जी ये भी कॉलम मैट्रिक्स है। अरे सर जी ये तो बहुत आसान है, हाँ जी हाँ जी, इसमें ये बहुत आसान है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, आ जाओ। तो जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट इसकी ये है, आइडेंटिफाई शनाख्त करें गिवन मैट्रिसेस। उसने कहा शनाख्त करें मतलब बताएं ये जो दिए गए मैट्रिसेस हैं, ये वाले जो दिए गए मैट्रिसेस हैं आर रो मैट्रिक्स है, क्या ये रो मैट्रिक्स, इनमें से कौन कौन से मैट्रिक्स रो हैं, कौन कौन से कॉलम मैट्रिक्स हैं, कौन से स्क्वायर हैं और कौन से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं। अब रो मैट्रिक्स का तो हमें पता है कौन कौन से रो होते हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें वन रो हो, एक रो हो, और कॉलम एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें वन कॉलम हो, एक कॉलम हो, उसे कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, ये तो पता है। अब स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन मैंने लिख दी है, ये समझते हैं। आसान है, बिल्कुल आसान है, बस आप सिर्फ तसल्ली के साथ ध्यान से समझना। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? अब मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स इन विच जिसमें नंबर ऑफ रोज, जिसमें रो की तादाद इज इक्वल बराबर हो टू नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम की तादाद के बराबर हो। वो ये कह रहा है एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की तादाद और कॉलम की तादाद बराबर हो, उसे कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब कहने का उसने कहा है कि जिस मैट्रिक्स की रो की तादाद बराबर हो कॉलम की तादाद के, वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। एग्जाम्पल मैं नहीं लिखूंगा, मैं क्वेश्चन में ही बता दूंगा, क्वेश्चन को ही एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, क्वेश्चन भी हो जाएगा एग्जाम्पल भी हो जाएगी। एक तीर से दो शिकार, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखना ये वाला बी मैट्रिक्स जो है इसमें रो की तादाद कितनी है? सर जी एक दो, सर जी इसमें दो रो है। अच्छा अब कॉलम की तादाद कितनी है? सर जी ऊपर से नीचे एक, सर जी दो कॉलम है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की तादाद और कॉलम की तादाद बराबर हो, उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो इस मैट्रिक्स में रो की तादाद भी दो है, कॉलम की तादाद भी दो है, तो ये जो मैट्रिक्स है इसे हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहेंगे? सर जी आपने लिख दिया है स्क्वायर मैट्रिक्स। जी जी जी। और कौन सा मैट्रिक्स है? सर इसमें देखें ये जो डी मैट्रिक्स है, इसमें देखें एक दो, इसमें दो रो हैं और दो ही इसमें कॉलम है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की तादाद और कॉलम की तादाद बराबर हो, उसे कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या मुश्किल है इसमें कोई बात? क्या मुश्किल है स्टूडेंट? नहीं सर।
अच्छा, अब ये बताएं, ये सी वाला मैट्रिक्स क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? सर जी इसमें 2 रो है, 1 2 3 कॉलम है, तो इसमें रो और कॉलमों की तादाद बराबर नहीं है। जब नहीं है तो स्टूडेंट्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। ओके सर जी। अब आ जाए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, देखिए क्या होता है। अब मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स इन विच जिसमें नंबर ऑफ रो, वही रो की तादाद इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। इसमें ये कह रहा है एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की तादाद और कॉलमों की तादाद बराबर ना हो उसे कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या बात है, एग्जांपल क्वेश्चन में देख लेते हैं। ये जो हमारे पास पहला मैट्रिक्स है, देखिए इसमें रो की तादाद कितनी है, 1 2 3, इसमें 3 रो है, कॉलम कितने हैं, 1, 3 रो है और 1 कॉलम है, तो इसमें नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। इस पहले वाले मैट्रिक्स में रो की तादाद बराबर नहीं है कॉलमों की तादाद की, तो क्या इसे क्या कहेंगे, फिर ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुआ ना। अरे क्या बात है साहब जी, अरे क्या बात है। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल भी करवा दी कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल भी हो गई और ये क्वेश्चन भी हो गया। अच्छा, क्या ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है? ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि इस मैट्रिक्स में 2 ही रो है और 2 ही कॉलम है। इसमें रो और कॉलमों की तादाद बराबर है, जिसकी बराबर ना होगी वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। बस ये समझ लिया, हो गया। अब हम करते हैं 1 बाय 1। अब देखिए ये मैट्रिक्स तो हमने बता दिया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। एक और भी ये मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक कॉलम है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो, 1 कॉलम हो, उसे हम कॉलम मैट्रिक्स भी कहेंगे। तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स भी है। लो जी स्टूडेंट, हाँ आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, मेरे ख्याल में मैं देखता हूँ उसने स्टूडेंट्स इसको कॉलम मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो बिल्कुल ये कॉलम मैट्रिक्स भी है और ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। आप दोनों भी लिख सकते हैं और इन दोनों में से एक भी लिख सकते हैं, बेहतर है तो दोनों ही लिख दें, दोनों ही इसके आंसर है। ये मैट्रिक्स दोनों डेफिनेशन पे पूरा उतर रहा है, तो ये दोनों ही है। हाँ जी, आपकी बुक में कॉलम लिखा है, चलो बुक वालों की मर्जी, बुक वालों की मर्जी। अब आ जाएंगे बी वाला मैट्रिक्स, इसमें देखें 2 रो है 2 कॉलम है, रो और कॉलमों की तादाद बराबर है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स बी। अब सी वाला, इसमें देखें 2 रो है और 1 2 3 कॉलम है, तो इसमें रो और कॉलमों की तादाद बराबर नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या स्टूडेंट्स ये कोई और मैट्रिक्स भी है? और कोई नहीं है, ना ही ये कॉलम है ना ही ये रो है, कोई नहीं है, सिर्फ रेक्टेंगुलर है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स ये हमने पहले ही कर दिया। ई वाला, इसमें कितनी रो है और कितने, इसमें साहब ये 3 रो है, साहब ये 3 रो है और कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम है, इसमें 2 कॉलम है, तो इसका मतलब रो और कॉलमों की तादाद बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो कौन सा मैट्रिक्स होता है, रेक्टेंगुलर। तो ये भी हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुआ। लो जी स्टूडेंट्स, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अभी और भी पार्ट देखते हैं, इसको मैं जरा रेज करूं तो जी स्टूडेंट्स ये और भी मैट्रिक्स हैं। अब ये देखें एफ जो मैट्रिक्स है ये कौन सा मैट्रिक्स है, क्या ये रो मैट्रिक्स है? बिल्कुल ये रो मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें 1 रो है, इसमें 1 रो है, तो इसे हम रो मैट्रिक्स ही कहेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स ये और कोई मैट्रिक्स है जी, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है, तो इसमें रो और कॉलमों की तादाद बराबर नहीं है। इसमें 1 रो है और कॉलम कितने हैं, 1 2 3, इसमें 3 कॉलम है, रो और कॉलम की तादाद बराबर ना हो तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं। क्या ख्याल है, क्या ख्याल है? हाँ जी ख्याल तो ठीक है। अच्छा जी वाला मैट्रिक्स, इसमें देखें 1 2 3 रो है, ये 3 रो है, 1 2 3, 3 कॉलम है, रो की तादाद बराबर है कॉलमों की तादाद के। इसका मतलब जब बराबर है तो कौन सा मैट्रिक्स होता है, जरा सोचें, जरा सोचें सर जी आपने लिख तो दिया, हम मैंने क्या सोचना है, आपने लिख दिया स्क्वायर मैट्रिक्स। एच वाला, इसमें सर जी 1 2 3 रो है, 1 2 2 कॉलम है, तो तादाद
तो तादाद बराबर नहीं है। जब तादाद बराबर नहीं है तो फिर कौन सा मैट्रिक्स है? रेक्टेंगुलर। लो जिसमें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। लाइक करना तो बनता है, इसमें कमेंट किया करें। हाँ जी, कमेंट किया करें, कमेंट किया करें। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट ये है, आइडेंटिफाई, शनाख्त करें, बताएं डायगोनल, स्केलर, यूनिट मैट्रिक्स। इन मैट्रिक्स के तहत शनाख्त करें। और इस क्वेश्चन के हमें मैट्रिक्स दिए हुए हैं, मैंने नहीं लिखे। मैंने कहा पहले हम ये तो समझ लें डायगोनल क्या होता है, स्केलर क्या होता है, और यूनिट तो हमने समझा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में। मैं दोबारा बता दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। सबसे पहले देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जरा इसकी डेफिनेशन पढ़ें। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये तीनों मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स लाजमी होंगे। स्क्वायर का पता है ना, जिसमें रो की तादाद और कॉलम की तादाद बराबर हो, उसे स्क्वायर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, जिसमें एट लीस्ट वन एलिमेंट, ये अहम बात है, जिसमें एट लीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट, मेन डायगोनल एलिमेंट में से कम एक एलिमेंट नॉट जीरो, जीरो ना हो। क्या मतलब? अरे एग्जाम्पल लिखूंगा फिर समझ आएगी, एग्जाम्पल के बिना नहीं समझ आएगी। लो जी स्टूडेंट्स, मैंने एग्जाम्पल लिखी। अब देखें, उसका एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, जिसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट, किसका एटलीस्ट वन एलिमेंट? मेन डायगोनल का। मेन डायगोनल ये वाले जो है, मेन डायगोनल एलिमेंट में से कम एक एलिमेंट इज नॉट जीरो, जीरो ना हो। एटलीस्ट वन एलिमेंट का मतलब कम से कम एक एलिमेंट। अगर इस कम से कम की भी नहीं समझ आ रही तो मैं और आसान अल्फाज में लिख देता हूं, वन आर मोर एलिमेंट। लो जी स्टूडेंट, अब देखें, उसने ये कहा है अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, जिसमें वन आर मोर एलिमेंट, एक या ज्यादा एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल, मेन डायगोनल एलिमेंट में से ना, ये मेन डायगोनल एलिमेंट में से ना एक या ज्यादा एलिमेंट इज नॉट जीरो, जीरो ना हो। देखना मेन डायगोनल में कितने जीरो? एक, दो, दो एलिमेंट ऐसे हैं जो जीरो नहीं है। तो उसने कहा एक एलिमेंट भी हो सकता है जो जीरो ना हो, और एक से ज्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं जो जीरो ना हो। तो मेन डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं होने चाहिए, तो जीरो नहीं है। एंड नॉन डायगोनल, और नॉन डायगोनल आर जीरो, और बाकी जो एलिमेंट रह गए हैं वो जीरो होने चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स में देखें, सबसे पहले देखें जो डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट में एक या एक से ज्यादा एलिमेंट जीरो ना हो, नॉट जीरो, जीरो ना हो। तो इसमें सारे के सारे एलिमेंट जीरो नहीं है, तो बिल्कुल, और बाकी जो है एलिमेंट वो जीरो है, तो ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट। अब यहां पे देखें इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्या अब ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है? तो स्टेटमेंट देखें, उसने कहा एक ऐसा मैट्रिक्स वन और मोर एलिमेंट मेन डायगोनल के, मेन डायगोनल एलिमेंट में एक एलिमेंट या एक से ज्यादा, अगर एक एलिमेंट भी नॉन जीरो हुआ, नॉट जीरो, अगर एक एलिमेंट भी ऐसा हुआ जो जीरो नहीं है, तो भी ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगा। और अगर दो ऐसे एलिमेंट मिल गए जो जीरो नहीं है, तो भी ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा। और अगर तीनों होंगे, अगर तीनों होंगे तो भी स्टूडेंट्स ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा। ओके, हो गया, क्लियर है जी। अब आ जाइए स्केलर मैट्रिक्स पे। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा इन विच, जिसमें डायगोनल एलिमेंट, जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट है आर सेम, वो सेम होने चाहिए। ये जो डायगोनल एलिमेंट है ना, ये सेम होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, और बाकी जो है वो जीरो होने चाहिए जी। अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे लिखूं, अब देखें क्या ये मैट्रिक्स स्केलर है? तो उसने कहा है डायगोनल एलिमेंट आर सेम, डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए। क्या ये डायगोनल एलिमेंट सेम है? बिल्कुल, 3 3 सेम है, एक जैसे हैं, एक्सेप्ट जीरो, जीरो के अलावा। एंड नॉन डायगोनल आर जीरो, और जो नॉन डायगोनल है वो जीरो होने चाहिए। नॉन डायगोनल ये जीरो है, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है? स्केलर मैट्रिक्स है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल जो एलिमेंट है ना वो हमारे पास सेम हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो,
तो ये हमारे पास क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा। अब उसने कहा एक्सेप्ट जीरो, जीरो के अलावा, मतलब अगर यहाँ पे वो कहता है जीरो आ जाए ना, अगर हम ऐसा लिखें ये मैट्रिक्स तो ठीक है, ये अगर हमारे पास सेम हो, डायगोनल एलिमेंट सेम हो तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स होगा। एक्सेप्ट जीरो, जीरो के अलावा, जीरो शामिल नहीं करना कि अगर यहाँ पे जीरो आ जाए, यहाँ भी जीरो आ जाए, अगर यहाँ जीरो आ जाए, अब भी तो ये सेम है ना, अब भी ये सेम है, लेकिन वो कह रहा है कि जीरो नहीं शामिल करनी। जीरो के अलावा, जीरो के अलावा कोई भी अगर यहाँ पे सेम नंबर होगा तो फिर ये हम इसे कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। जीरो शामिल नहीं करनी, जीरो जो है वो तो निकाल देनी है जी, जीरो शामिल नहीं करनी। तो ये हमारे पास क्या थे, स्केलर मैट्रिक्स। अब यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स में आपको पता है इसमें जो मेन डायगोनल एलिमेंट होते हैं ना, जो मेन डायगोनल एलिमेंट होते हैं ये वाले, ये हमारे पास यहाँ पे वन होता है। क्या होता है, मेन डायगोनल एलिमेंट में सिर्फ वन हो, सिर्फ वन हो, सिर्फ वन हो, और नॉन डायगोनल में तो जीरो ही होनी चाहिए, तो इसे कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। हाँ, तो अगर कहीं से समझ नहीं आई तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें, आपको क्लियर हो जाएगा जी। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो जी स्टूडेंट्स, अब देखें क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमने ये बताना है ये जो मैट्रिक्स हैं ये डायगोनल है, स्केलर है या यूनिट है। तो पहला बताएं कौन सा मैट्रिक्स है। सो देखना, इसमें ये जो हमारे पास इन सभी में मेन डायगोनल ही देखना है, ये ही मेन डायगोनल एलिमेंट ही देखने हैं। अब ये जो मेन डायगोनल एलिमेंट है क्या, ये हमारे पास वन है, बिल्कुल। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल एलिमेंट वन हो उसे हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आएगा यूनिट मैट्रिक्स। अच्छा, इसमें इसके अलावा भी ये मैट्रिक्स ये कोई है, इसके अलावा कोई मैट्रिक्स है, बिल्कुल। ये इसमें डायगोनल मैट्रिक्स भी है और ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, मेन डायगोनल एलिमेंट अगर सेम हो, देखना मेन डायगोनल सेम हो एक्सेप्ट जीरो, जीरो के अलावा उसने कहा था डेफिनेशन में, तो ये जीरो तो नहीं है, जीरो के अलावा अगर मेन डायगोनल एलिमेंट सेम हो तो उसे स्केलर मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये स्केलर भी है जी जी जी। आपकी बुक में सिर्फ यही लिखा है और आप अगर पेपर में है तो आप इतना ही लिख देना, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स भी ये बनता है। अब क्यों बनता है, क्योंकि इसमें ये स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन पे पूरा उतर रहा है, इसलिए लिखा हुआ, मैं तो लिखूंगा। हाँ, अब देखिए ये हमारे पास डायगोनल है। अब डायगोनल में क्या होता है कि मेन डायगोनल एलिमेंट जो है वो जीरो नहीं होने चाहिए, सारे के सारे जीरो ना हो, एक ऐसा एलिमेंट हो जो जीरो ना हो। तो इसमें देखिए ये हमारे पास एलिमेंट जीरो नहीं है। जब मेन डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं है तो इसका मतलब ये डायगोनल एलिमेंट है। तो जी ये डायगोनल एलिमेंट की भी डेफिनेशन में पूरा उतर रहा है, तो इसको मैं इसमें डायगोनल एलिमेंट भी लिखूंगा, डायगोनल एलिमेंट नहीं, डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखें ये कब आपको जरूरत पेश आएगी, अगर आपको ये मैट्रिक्स आ जाए और एमसीक्यूज में आपको चार ऑप्शन दे और चार ऑप्शन में यूनिट मैट्रिक्स ना डाले, वो यूनिट मैट्रिक्स ना डाले, वो कहे एक ये मैट्रिक्स है, क्या ये मैट्रिक्स रेक्टेंगल है ये वाला, क्या ये मैट्रिक्स रो है, क्या ये मैट्रिक्स कॉलम है, तीन ऑप्शन आ गए, तीनों ही नहीं है। और चौथा ऑप्शन ये दे दे डायगोनल मैट्रिक्स कि क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तो आपने अब ये नहीं सोचना कि ये तो यूनिट मैट्रिक्स है, नहीं नहीं नहीं, ये डायगोनल भी है, तो आपने डायगोनल पे चुप करके टिक कर देना है। और अगर आपको स्केलर का पूछ ले, इन दोनों का ना पूछे, तो फिर आपने स्केलर पे टिक कर देना है। और अगर आपको यूनिट मैट्रिक्स तो है ही ना, और अगर ऐसा एमसीक्यूज आ जाए जिसमें ये तीनों ही दे दे, और ऐसा एमसीक्यूज नहीं आता, जो पेपर देने वाला है वो भी समझदार होता है, ऐसा नहीं देगा कि ये मैट्रिक्स लिखे और ये तीनों ऑप्शन दे दे, ऐसा नहीं होता। ताकि अगर आ जाए, और अगर आ गया तो पहले भी टिक कर देना जी, लेकिन ऐसा आता नहीं है, ऐसा आता नहीं है। अच्छा, बी मैट्रिक्स देखें, ये कौन सा मैट्रिक्स है, इसमें देखें जो डायगोनल एलिमेंट है ना वो सेम है, एक जैसे हैं। जब एक जैसे हैं, सेम हो, तो ये स्केलर मैट्रिक्स होगा, स्केलर मैट्रिक्स। क्या ये यूनिट मैट्रिक्स है, नहीं यूनिट नहीं है, यूनिट में वन होना लाजमी है। डायगोनल है, बिल्कुल डायगोनल है, डायगोनल में होता है कि मेन डायगोनल एलिमेंट जीरो ना हो, तो बिल्कुल ये जीरो नहीं है, तो इसे आप डायगोनल भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप लिख लें, घबराना नहीं है, मेरे होते हुए घबराना नहीं है। अब सी मैट्रिक्स देखें, ये कौन सा मैट्रिक्स है,
सर जी इसमें जो मेन डायगोनल एलिमेंट देखें एक जीरो और एक जीरो नहीं है, तो स्टूडेंट एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल एलिमेंट ना, मेन डायगोनल जो एलिमेंट है ना, एक एलिमेंट भी अगर जीरो ना हो, इसमें देखिए एक एलिमेंट ऐसा है जो जीरो नहीं है, तो ये मैट्रिक्स डायगोनल होता है। अगर एक एलिमेंट जीरो ना हो तो भी डायगोनल, एक से ज्यादा एलिमेंट जीरो ना हो, एक से ज्यादा एलिमेंट जीरो ना हो तो भी डायगोनल। तो इसमें एक ऐसा एलिमेंट है जो जीरो नहीं है, तो अब ये डायगोनल होगा। तो ये क्या है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। हाँ, इसके अलावा कोई ये मैट्रिक्स है, इसके अलावा ये कोई ना ही यूनिट है और ना ही ये स्केलर है, ये सिर्फ डायगोनल है। हाँ, अगर तुम्हें यहाँ भी जीरो आ जाए तो अब क्या ये डायगोनल रहेगा? अब ये डायगोनल नहीं रहेगा। डायगोनल के लिए शर्त यह है कि एक ऐसा एलिमेंट हो जो जीरो ना हो। अब देखें डी वाला मैट्रिक्स। अब डी मैट्रिक्स में देखें, इसमें मेन डायगोनल एलिमेंट देखें, मेन डायगोनल एलिमेंट ना ही सेम है ना ही ये वन है, हाँ डायगोनल है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं है। जब ये जीरो नहीं है तो इसका मतलब फिर ये डायगोनल मैट्रिक्स हुआ। अरे क्या बात है, क्या बात है। ई वाला मैट्रिक्स, मेन डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं है, जब जीरो ना हो तो डायगोनल होते हैं, तो डायगोनल भी लिख देना। और स्केलर मैट्रिक्स ये सेम है, एक जैसे हैं, तो ये स्केलर मैट्रिक्स तो है। स्केलर मैट्रिक्स को सबसे पहले लिखना है। तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। तो जी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4। तो पहले क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को समझते हैं। फाइंड ट्रांसपोज, हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स, दर्ज मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। अब ये नया वर्ड आ गया कि ट्रांसपोज क्या होता है। तो पहले हम ट्रांसपोज की जरा डेफिनेशन को समझ लेते हैं। इंटरचेंज, तब्दील कर देना, इंटरचेंज कर देना द रो एंड कॉलम, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें, इज कॉल्ड ट्रांसपोज, उसे ही ट्रांसपोज कहते हैं। जी सिंपल, हमने क्या करना है ट्रांसपोज में, हमने रो को कॉलम बना देना है और कॉलम को रो बना देना है, तो ये हमारे पास ट्रांसपोज हो जाएगा। अब एग्जाम्पल में देखें, एग्जाम्पल करेंगे तो समझ आएगी। इस मैट्रिक्स का नाम मैंने ए रख दिया, हम लेने लगे हैं ट्रांसपोज। जब भी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो उसको डिनोट किससे करते हैं, ऊपर छोटा सा टी लिख देते हैं। तो ट्रांसपोज को इस तरह से डिनोट किया जाता है, जाहिर किया जाता है। हमने लेना है ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो हम लिखेंगे ए और इसके ऊपर लिख देंगे टी, तो हम इसका लेने लगे हैं ट्रांसपोज। अब जब हमें ट्रांसपोज लेना है तो हम क्या करेंगे, हम रो को कॉलम बना देंगे, या फिर ऐसे कर लें कॉलम को रो बना दें। करना काम एक है, या रो को कॉलम बनाएंगे या कॉलम को रो बनाएंगे। जी आ जाओ। ये स्टूडेंट रो है तो हम इसका कॉलम बना देंगे 2 3 4 2 3 4। लो जी, रो थी, मैंने कॉलम बना दिया। अब ये दूसरी रो है तो हम इसका दूसरा कॉलम बना देते हैं। 0 है, 3 है और ये 5 है। लो जी, इस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज ले लिया। इस तरह से ट्रांसपोज लिया जाता है, मुश्किल है। अब देखें स्टूडेंट, रो को तो हमने कॉलम बना दिया, इस रो को भी हमने कॉलम बना दिया। अब देखना, ये जो कॉलम है ये भी रो बन गया है। ये कॉलम है ना 2 0, ये देखिए 2 0 रो बन गई है। ये दूसरा कॉलम है 3 3, ये देखिए दूसरी रो बन गई 3 3। अब ये भी कॉलम है 4 5, यहाँ पे रो बन गई। इस तरह से ट्रांसपोज लेना है, लेकिन मेन बात समझने वाली वही है, या करना आपने एक काम है, या आप रो को कॉलम बनाएंगे या फिर आप ऐसे कर देना कॉलम को रो बना लेना। काम एक करना है, ट्रांसपोज आ जाएगा। अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर ए। अब ए पार्ट में देखें, हम सॉल्यूशन लिखेंगे। जी हम इसका ट्रांसपोज लेना है, तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स का नाम है, इसके ऊपर छोटा सा टी लिखेंगे। जी सर जी। और ये मैट्रिक्स फिलहाल मैं वैसे लिखूंगा। अरे स्टूडेंट्स, फिलहाल मैं वैसे का वैसे ही लिखूंगा और इसके ऊपर भी छोटा सा टी लिख दूंगा, मतलब इसका मैं ट्रांसपोज लेने लगा हूं, इसके ऊपर टी लिख देना। ओके ओके सर जी। अब हम ए के ऊपर टी लिखेंगे। हाँ जी। अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ही ट्रांसपोज ले लिया था,
अब हम यहाँ पे इस तरह से कर लेते हैं। अब इसका ट्रांसपोज कैसे लेना है, आप रो को कॉलम बना दें या फिर दूसरा काम कर लें, कॉलम को रो बना दें, लेकिन काम एक करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं रो को कॉलम बनाऊंगा। ये मेरे पास रो है तो 2 3 रो है, मैं इसको कॉलम बना दूंगा। ये 4 5 रो है तो मैं 4 5 को कॉलम बना दूंगा। लो जी स्टूडेंट्स, मेरा ट्रांसपोज आ गया। इतना सा काम था, मुश्किल है नहीं सर जी। चलो नेक्स्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब आगे वाला पार्ट करते हैं। अब बी पार्ट में देखें, हम सॉल्यूशन लिखेंगे और सबसे पहले तो बी मैट्रिक्स है, बी के ऊपर टी लिखेंगे। हाँ जी, हम ट्रांसपोज लेने लगे हैं। 3 7 6 वैसे का वैसे मैट्रिक्स लिखेंगे, इसके ऊपर टी लिख देंगे कि अभी हमने ट्रांसपोज लेना है। इसके ऊपर टी लिख दिया, मतलब ट्रांसपोज लेने लगे हैं। अब हम ट्रांसपोज लेंगे, हम बी के ऊपर टी तो वैसे ही लिखा रहने देंगे कि हम बी का ट्रांसपोज लेने लगे हैं, लेकिन इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो मैंने कहा था ट्रांसपोज जब भी लेना है, रो को कॉलम बना दें या कॉलम को रो बना दें। अब देखना, ये कॉलम है, इस कॉलम की रो बना देते हैं। ये कॉलम है ना, हाँ जी सर जी कॉलम है, तो 3 7 6, लो जी ये कॉलम था, हमने कॉलम की रो बना दें तो ये ट्रांसपोज होता है जी। अब आगे वाला सी वाला पार्ट देखिए, हम सॉल्यूशन लिखेंगे। जी जी सर जी, ये स्टूडेंट्स आप करवा दें। सर जी सी के ऊपर टी लिखा है, इस मैट्रिक्स के ऊपर भी टी लिख दें ताकि पता चले हम ट्रांसपोज लेने लगे हैं। ओके ओके, लो जी स्टूडेंट्स, मैंने सी के ऊपर टी दोबारा से लिख दिया, सी ट्रांसपोज लेने लगे हैं। अब ये मेरे पास रो है, तो रो को क्या करें, कॉलम बना देते हैं, ट्रांसपोज आ जाएगा। अरे रो को कॉलम बना देते हैं। तो हम स्टूडेंट देखें, ये 5 है, ये -2 है, ये 4 है। लो जी रो को हमने कॉलम बना दिया, हमारा ट्रांसपोज आ गया। क्या बात क्या बात। अब आ जाए डी वाले मैट्रिक्स पे। अब डी मैट्रिक्स में सबसे पहले तो डी लिखेंगे और साथ ही डी के ऊपर टी भी, हाँ जी टी, और ये वाला मैट्रिक्स वैसे का वैसे ही कॉपी कर लेंगे। जी जी सर जी, तो इसके ऊपर भी हम टी लिख देंगे, हम इसका ट्रांसपोज लेने लगे हैं। अब जब कैसे ट्रांसपोज लेंगे, अब इसमें देखें, अब इसमें रो को कॉलम बना लें या फिर कॉलम को रो बना लें। एक काम कर लें, तो मैं स्टूडेंट्स क्या करूंगा, मैं रो को कॉलम बनाऊंगा। मेरे पास ये रो है ना 2 5, तो मैं इसको कॉलम बना दूंगा। क्या बात है। मैं ये दूसरी रो है, ये 3 4, मैं इसको दूसरा कॉलम बना दूंगा, दूसरा कॉलम बना दूंगा। ये तीसरी रो है 4 7, मैं इसका कॉलम बना दूंगा, 4 7 को कॉलम बना दूंगा। लो जी मेरा ट्रांसपोज आ गया। क्वेश्चन 4 खत्म हो गया, क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। आ जाओ। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट ये है, फाइंड नेगेटिव। हमें नेगेटिव फाइंड करना है ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये दर्जदर मैट्रिक्स का हमने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। इन मैट्रिक्स का क्या फाइंड करना है, नेगेटिव मैट्रिक्स। कैसे फाइंड करना है, कोई मुश्किल नहीं है, आ जाओ बताता हूँ। स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिखें। जी जी सॉल्यूशन लिखें। क्योंकि स्टूडेंट्स हमने इन मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड करना है, मनफी फाइंड करना है, तो हम मनफी दोनों तरफ मनफी लिख देंगे, माइनस लिख देंगे। इसके साथ भी माइनस लिख देंगे और इस मैट्रिक्स के साथ भी माइनस लिख देंगे। -3 0 5 6। तो सिंपल मैंने क्या किया, इस मैट्रिक्स के साथ भी माइनस लिख दिया और ये जो ए है इसके साथ भी माइनस लिख दिया जी। अब इसके बाद -a वैसे ही लिखेंगे, इक्वल टू, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इस माइनस को हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब माइनस को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो माइनस क्या करती है, क्या करती है, माइनस अलामतें बदल देती है। अरे क्या बात, क्या बात। माइनस जो है वो अलामतें बदल देती है। जब माइनस इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 3 हो जाएगा। जीरो जब -0 से मल्टीप्लाई होती है तो जीरो एक न्यूट्रल नंबर है, जीरो के साथ प्लस या माइनस नहीं लगाया जाता जी। ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 5 हो जाएगा। ये प्लस का 6 है, ये माइनस का 6 है। लो जी आपका आंसर आ गया। तो उसने कहा था नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करें। ये एक ए मैट्रिक्स था, हमने देखे ए का -a फाइंड कर लिया, नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड कर लिया।
तो इतना सा काम है। आपने सिंपल ये करना है कि माइनस को बस मल्टीप्लाई करना है एलिमेंट के साथ। और माइनस मल्टीप्लाई कैसे होती है? सिर्फ अलामतें बदलनी होती है, सिर्फ अलामतें बदलनी होती है। आ जाइए पार्ट बी करते हैं। अब बी मैट्रिक्स है तो हमने इसका नेगेटिव फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम दोनों के साथ बी के साथ भी माइनस लगाएंगे और इस मैट्रिक्स के साथ भी माइनस लगाएंगे और ये वाले एलिमेंट वैसे के वैसे लिख लेंगे। जी सर जी, माइनस बी इक्वल टू, अब हम माइनस को एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को इस मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस क्या करेगी? अलामतें बदल देगी। ये माइनस का 3 प्लस का 3, ये प्लस का 3, ये माइनस का 3, ये माइनस का 2, ये प्लस का 2, ये प्लस का 2, ये माइनस का 2। सर जी ये प्लस का 2 प्लस तो लिखा नहीं है। अरे जब अरे प्लस नहीं लिखा जाता, अरे प्लस नहीं लिखा जाता जी। अगर ना लिखा कोई भी अलामत ना हो तो प्लस की अलामत होती है। जी जी साथी, लो जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन हो गया। आगे देखिए अब माइनस सी, तो हमने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है तो नेगेटिव दोनों तरफ अलामतें लगाएंगे और इस मैट्रिक्स को वैसे ही कॉपी कर लेंगे। जी जी साथी, माइनस ही इक्वल टू, माइनस ने मल्टीप्लाई होना है, हर एलिमेंट से होना है तो माइनस मल्टीप्लाई होगी तो अलामतें बदल देगी। ये माइनस का 9 है, ये प्लस का 9, ये प्लस का 1 है, माइनस का 1, ये भी प्लस का 1 है, माइनस का 1, ये माइनस का 7 है, ये प्लस का 7 है। आंसर आ गया। क्वेश्चन 5 खत्म हो गया। इतना सा काम था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 की खास बात बताऊं, जो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 है ना, इस एक्सरसाइज के सबसे अहम क्वेश्चन है। अगर इस एक्सरसाइज में कोई शॉर्ट क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में से आएगा। 90% चांस इन्हीं के हैं। जी क्या बात, पेपर लीक कर दिया मैंने। हाँ जी सर। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टेटमेंट देखें, इफ ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन वेरीफाई दैट, हमने वेरीफाई करना है, हमने साबित करना है। क्या साबित करना है? पार्ट 1 में ये साबित करना है कि अगर ए का ट्रांसपोज लें और फिर से ट्रांसपोज ले लें, जवाब ए ही आता है। कि इस ए मैट्रिक्स का 2 दफा ट्रांसपोज लेना तो जवाब ए आ जाएगा। पार्ट बी जो 2 पार्ट है, इसमें क्या है कि बी का अगर हम 2 दफा ट्रांसपोज लें तो वापस से बी ही आंसर आ जाएगा। ये हमने प्रूव करना है, साबित करना है, वेरीफाई करना है। जी जी साथी, तो स्टूडेंट्स हम सोल्यूशन लिखेंगे। जी सोल्यूशन लिखने के बाद मैंने चूंकि ये ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फाइंड करना है तो मैं पहले फिर ए का ए मैट्रिक्स ही लिखूंगा ना। जी जी सर जी, 2 3 4 5, क्या बात है, 2 3 4 5, ये मैंने मैट्रिक्स लिख लिया। मैंने लेना है इसका ट्रांसपोज, 2 दफा ट्रांसपोज लेना है। हेलो हेलो हेलो, नजरें स्क्रीन पर। तो सबसे पहले तो मैं ट्रांसपोज लूंगा, सबसे पहले तो मैं एक ट्रांसपोज ले लूं उसके बाद ही दूसरा लूंगा ना। जी तो पहले तो ए का ट्रांसपोज, एक ट्रांसपोज ले ले, इसके ऊपर टी लिखा है तो स्टूडेंट्स फिर इसके ऊपर भी लिख दें 2 3 4 5। ओके सर जी, लो जी इसके ऊपर भी टी लिख दिया। अब इसका ट्रांसपोज लें। अब जब ट्रांसपोज लेंगे इस मैट्रिक्स का, कैसे ट्रांसपोज लेते हैं? सर जी आपने बताया था कि रो को कॉलम बना दें, या सर जी आपने ये बताया था कि कॉलम को रो बना दें? बिल्कुल ये ही बताया था। तो स्टूडेंट्स मैं ये करूंगा, मैं रो को कॉलम बनाऊंगा। 2 3 रो है तो मैं 2 3 कॉलम बना दूंगा। ये मेरे पास रो है 4 5 तो मैं इसका कॉलम बना दूंगा और मेरे पास ए का ट्रांसपोज आ जाएगा। क्या मैंने यहां तक सोल्व करना है? नहीं नहीं नहीं, हमने अभी ए का ट्रांसपोज लिया है, अब फिर से एक दफा और ट्रांसपोज लेना है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मैं ऐसा करूंगा ए के ऊपर टी और दोबारा से एक दफा और ट्रांसपोज लेना है। जब इसका ट्रांसपोज लिया है, इसके ऊपर टी लिखा है तो इसके ऊपर भी बाई जी टी लिखना पड़ेगा। 2 4 3 5, तो इसके ऊपर भी टी लिखना पड़ेगा। अब इस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज लेने लगा हूं, इसके ऊपर मैंने टी लिखा है तो इस मैट्रिक्स के ऊपर भी टी लिख दिया। अब इसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, ये चीज वैसे की वैसे ही आएगी। हमने लेना है इसका ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज में क्या करेंगे, रो को कॉलम बना देंगे।
हाँ जी, बस इतना सा काम। ये रो है 2 4, इसको मैं कॉलम बना दूंगा। ये दूसरी रो है 3 5, इसका मैं कॉलम बना दूंगा। लो जी, हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया। तो देखना जरा स्टूडेंट्स, ए का ट्रांसपोज, अब जरा देखना, हेलो हेलो गौर करना, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मैंने लिया इक्वल टू, ये आंसर आया। और ये जो मैट्रिक्स है ये ए ही मैट्रिक्स है। देखना 2 3 2 3 4 5 4 5, इस मैट्रिक्स का नाम क्या है? ए। तो हम इसकी जगह पे फिर ए लिख सकते हैं, क्योंकि इस मैट्रिक्स का, ये वाले मैट्रिक्स का नाम ए है, तो हम इसकी जगह पे ए लिख देंगे। और यही हमने वेरीफाई करना था, यही हमने साबित करना था। तो हमने वेरीफाइड कर दिया स्टूडेंट्स, वेरीफाइड। लो जी, इतना सा काम। हमने इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जी, ट्रांसपोज ले लिया। फिर दोबारा से हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया और हमने वेरीफाई कर दिया कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर होता है ए के। पार्ट बी सॉल्यूशन यहीं पे लिख लेंगे। मैं यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे भी ठीक है, ऊपर भी ठीक है, दोनों जगह पे ठीक है। अच्छा, अब बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है तो याद रखना बी मैट्रिक्स लिखेंगे। बच्चे पता क्या करते हैं, जो थोड़े से दरमियाने बच्चे हैं, वो बच्चे जो मेरी वीडियो नहीं देखते उनकी बात कर रहा हूँ, वो पता क्या करते हैं, बी मैट्रिक्स लिखा, लिखना तो हमने ये वाले एलिमेंट है, बी मैट्रिक्स लिखना है 6 7 5 8, अरे लिखना तो ये है, हाँ जी हाँ जी। अरे वो क्या करते हैं, वो ये वाला मैट्रिक्स लिख देते हैं। हाँ जी, वो ये वाला मैट्रिक्स लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरी वीडियो नहीं देखते ऐसे। अरे ऐसे ऐसे ही। अच्छा, अब देखिए इसमें ये बी मैट्रिक्स का है, कभी कभी मजाक कर लेता हूँ ताकि आप बोर ना हो, ताकि आप बोर ना हो। तो ये बी मैट्रिक्स हमने लिख लिया। अब हमने क्या करना है, इस बी मैट्रिक्स का 2 दफा ट्रांसपोज लेना है। अरे पहले एक दफा तो ले लें, हम बी के ऊपर टी लिखेंगे जी जी जी, और इसके ऊपर भी टी लिख देते हैं जी सर जी। लो जी, इसके ऊपर भी टी लिख दिया। अब हम इसका लेंगे ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज क्या करते हैं, क्या करते हैं, रो है इसको हम कॉलम बना देंगे, 7 6 5 8 रो है, 5 8 रो है, तो हम कॉलम बना देंगे। लो जी, हमने बी का ट्रांसपोज ले लिया, इतना सा काम है। अब एक दफा ओ ट्रांसपोज, 2 दफा ट्रांसपोज है, तो हम इसका एक दफा ओ ट्रांसपोज लेंगे। ये बी के ऊपर टी है ना, अब इसका एक दफा ओ ट्रांसपोज लेना है, तो इस मैट्रिक्स के ऊपर ये जो मैट्रिक्स है इसके ऊपर भी टी लिखना पड़ेगा जी सर जी। अब इसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं और ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ये भाई साहब जो बी के ऊपर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो वैसे ही लिखूंगा, इक्वल टू इसका ट्रांसपोज लेना है तो हम रो को कॉलम बना देंगे। अरे क्या करेंगे, रो को कॉलम बना देंगे। 7 5 रो है, 7 5 रो है, कॉलम बना दिया। 6 8 रो है, अरे 6 8 रो है, हमने 6 8 रो का कॉलम बना दिया, रो का कॉलम बना दिया, ट्रांसपोज ले लिया जी जी जी। जब ट्रांसपोज ले लिया, बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जरा नजरी स्क्रीन पे करना, इस मैट्रिक्स का क्या नाम है देखना, 7 6 7 6 5 8, वही मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का नाम बी है, तो यहाँ पे फिर बी लिख देंगे। हमने वेरीफाई कर दिया कि बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वाकई ही इक्वल होता है बी के, अरे वाकई ही इक्वल होता है, तो हम लिख देंगे कि वेरीफाइड कर दिया। और उर्दू मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे हाँ जी वो लिखेंगे साबित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 जरा स्टेटमेंट को गौर से पढ़ लेना। शो दैट, हमने ये शो करना है कि एल, इस मैट्रिक्स का नाम एल है जी, हमने ये शो करना है ये वाला जो मैट्रिक्स है इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये हमने शो करना है। अरे सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, आज पहले मैं जरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा बता ही दूं। अबे थोड़ा सा बता ही दूं का क्या मतलब, बताना पड़ेगा सर जी, बताएंगे सर जी तो फिर ही पता चलेगा ना हमें। जी जी जी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 3 4, लो जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। हम क्या करें, अगर इस मैट्रिक्स का स्टूडेंट्स ट्रांसपोज लें, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और इस पे फर्क ही कोई ना पड़े,
अरे इस पे फर्क ही ना पड़े, अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें यही जवाब रहे, फर्क ही कोई ना पड़े। हाँ जी, अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, ए का ट्रांसपोज लें और जवाब गए बराबर आए ए ही के, और बराबर किसके हो, ए के, ए का ट्रांसपोज लें बराबर ए ही के आए, मतलब कोई फर्क ही ना पड़े, ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया है, हम इसका ट्रांसपोज लेके देखते हैं। हम ए का ट्रांसपोज लेंगे, जैसे ही इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज में क्या करते हैं, सबसे पहले तो सभी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर टी लिखेंगे जी, हमने टी लिख दिया, तो इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज में साथी रो को कॉलम बना दे, ये रो है 2 3, हमने कॉलम बना दिया 2 3, ये 3 4 रो है, हमने 3 4 कॉलम बना दिया। तो जैसे ही मैंने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, कोई फर्क पड़ा, 2 3 2 3 3 4 3 4, वही एलिमेंट वही मैट्रिक्स, मतलब कहने का इसका मैंने ट्रांसपोज जब लिया तो इस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हमने ए का ट्रांसपोज लिया तो बराबर आया ए ही के, ए का ट्रांसपोज लिया और बराबर आ गया ए ही के, तो इसे कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स जी। तो स्टूडेंट्स आप कहेंगे सर जी पीछे वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही था, हमने ट्रांसपोज लिया था वही आंसर आ गया था, ना ना ना, उसमें 2 दफा ट्रांसपोज था, उसमें ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो फिर अगर बराबर आए फिर बराबर आता होता था। ये जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये खास मैट्रिक्स होते हैं, कोई कोई मैट्रिक्स होता है, और ये जो है ये तो हर मैट्रिक्स के लिए, ये हर मैट्रिक्स के लिए अप्लाई हो जाएगा, ये हर मैट्रिक्स के लिए अप्लाई नहीं होगा, ये कोई कोई है उसको चेक करना पड़ेगा ट्रांसपोज लेके। अब ऐसे ये क्वेश्चन नंबर 7 है, अब ये एल मैट्रिक्स है, हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स चेक करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम इसका ट्रांसपोज लेंगे और देखेंगे कि क्या जवाब यही रहता है, अगर जवाब यही रहा, एल का ट्रांसपोज लिया और आंसर एल ही आ गया तो सिमेट्रिक है। आ जाओ सोल्यूशन में लिखता हूँ जी जी जी, मैं सोल्यूशन लिखता हूँ और अपना एल मैट्रिक्स लिखता हूँ, एल मैट्रिक्स लिखवाना साजी 2 3 4 है, 3 -2 5 है, 4 5 0 है, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अगर सिमेट्रिक चेक करना चाहता हूँ तो मुझे ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, तो मैं इस मैट्रिक्स के ऊपर भी टी लिखूंगा। अरे सर जी पहले एलिमेंट तो पूरे करने, अरे कर रहा हूँ कर रहा हूँ, लो जी कर लिए, इसके ऊपर भी टी लिख दिया, तो मैं लेने लगा हूँ ट्रांसपोज, एल भाई साहब का ट्रांसपोज लेने लगा हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो को कॉलम बनाएंगे, ये रो है इसको हम कॉलम बना देंगे 2 3 4, ये भी दूसरी रो है 3 -2 3 -2 और 5, ये दूसरी रो है, मैंने दूसरा कॉलम बना दिया। अब तीसरी रो को तीसरा कॉलम 4 5 और 0, लो जी इसको भी कॉलम बना दिया। अब देखें मैंने ट्रांसपोज इसका लिया, क्या एल का ट्रांसपोज, क्या एल का ट्रांसपोज एल ही के बराबर है, देखना ये मैट्रिक्स क्या वही नहीं है, 2 3 4 2 3 4, 3 -2 5 3 -2 5, 4 5 0 4 5 0, क्या बात है, मतलब हमने एल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया तो इस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, आंसर वही का वही आ गया, तो हम कहेंगे एल का जो ट्रांसपोज है वो बराबर है एल ही के जी। तो हमने साबित कर दिया, तो अब हम लिखेंगे एल मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लो जी स्टूडेंट्स हमें लिख दिया 10 एल इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब बस एल एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये सिमेट्रिक को उर्दू में सिमेट्रिक ही कहते हैं, अरे क्या बात है, सिमेट्रिक को उर्दू में सिमेट्रिक ही कहते हैं। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन देता हूँ, ये ही ए मैट्रिक्स ही का आपने मुझे ये बताना है कि ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो इसका नाम मैं एस रख देता हूँ, एस से मेरा नाम बनता है ना, मेरा नाम बनता है, तो मैं एस अपने पहला लेटर लिख देता हूँ अपने नाम का। तो आपने ये बताना है कि ये जो एस मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक है कि नहीं, अगर ये सिमेट्रिक है तो आप कमेंट में यस लिख दें, अगर ये सिमेट्रिक नहीं है तो आप नो लिख दें कमेंट, फिर कमेंट से भर देना। स्टूडेंट हमारी एक्सरसाइज हो गई खत्म, एक्सरसाइज हमारी हो गई खत्म, तो हंसते हुए मुस्कुराते हुए इस एक्सरसाइज का दी एंड करते हैं। थोड़ा सा स्टूडेंट्स मुस्कुरा रहे, अरे थोड़ा सा मुस्कुरा रहे जी स्टूडेंट।
तो अगर कहीं से एक्सरसाइज में कंफ्यूजन हुई, कोई प्रॉब्लम पेश आए, किसी क्वेश्चन की समझ ना आई हो, तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको जवाब दूंगा। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।